हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हाइड्रोग्राफ। तो हाइड्रोग्राफ क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्चार्ज का टाइम के साथ एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम में किसी पॉइंट पर जब आप डिस्चार्ज का टाइम के साथ रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो वो कहलाता है हाइड्रोग्राफ। जैसे ये ग्राफ आप देख रहे हैं तो इधर वाई एक्सिस पे आपने डिस्चार्ज शो किया है और एक्स एक्सिस पे आपने टाइम को शो किया है। क्लियर है? तो ये जो ग्राफ बनता है इसको कहते हैं हाइड्रोग्राफ। इसमें क्या होता है कि सपोज़ ये जो है ये आपकी रेनफॉल है। सपोज़ ये रेनफॉल है तो ये जो रेनफॉल का ड्यूरेशन होता है उसको आप यहाँ पर डिनोट करते हैं, जिसको आप कहते हैं टी आर, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का ड्यूरेशन को टी आर से डिनोट करते हैं और ये इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं रेनफॉल डेप्थ। क्लियर है? तो रेनफॉल ड्यूरेशन जब रेनफॉल के सेंटर से और हाइड्रोग्राफ का जो सी जी होता है, अगर आप इनके बीच का जो टाइम निकालते हैं उसको कहते हैं टी एल, जो कि होता है लैग टाइम। क्लियर है? और ये पीक होती है, ये जो कर्व जा रहा है इसको कहते हैं राइजिंग लिम, और ये जो कर्व है इधर वाला इसको कहते हैं रिसेशन या फॉलिंग लिम। यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि जहाँ पर कर्व जो है अपना स्लोप चेंज कर रहा है उसको आप कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये है आपका बेस फ्लो, इसे बेस फ्लो से डिनोट करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर बेस फ्लो आता है। तो ये जो ओवरऑल टाइम होता है हाइड्रोग्राफ का, तो इसको आप कहते हैं बेस टाइम। क्लियर है? यानी कि पूरे स्टॉर्म के पीरियड में ओवरऑल जो हाइड्रोग्राफ ड्रॉ हो रहा है तो उसका ओवरऑल जो टाइम मिलता है उसको कहते हैं टीबी, यानी कि बेस फ्लो। तो ये जो पीक मिल रही है आपको, ये जो पीक मिल रही है, मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल रहा है, इसको आप बोलते हैं क्यूपी, यानी कि पीक फ्लड या मैक्सिमम डिस्चार्ज। नेक्स्ट देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड कि द शेप ऑफ राइजिंग लिम, जो राइजिंग लिम है उसका शेप डिपेंड करता है स्टॉर्म एज वेल एज कैचमेंट करेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि डिस्चार्ज बढ़ रहा है तब तक क्या हो रहा है, यानी कि स्टॉर्म रेनफॉल हो रही है तो उस पर रेनफॉल पर भी डिपेंड कर रहा है और कैचमेंट करेक्टरिस्टिक पर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो फॉलिंग लिम होती है, फॉलिंग लिम का शेप सिर्फ कैचमेंट करेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ये जो हाइड्रोग्राफ बन रहा है पूरे कैचमेंट ड्यूरेशन का बन रहा है कि कितने ड्यूरेशन तक कैचमेंट में वाटर रहा। तो जैसे जैसे स्टॉर्म हुई पीक फ्लड बढ़ता चला गया, यानी मैक्सिमम डिस्चार्ज बढ़ता गया, उसके बाद इसी कैचमेंट से डिस्चार्ज क्या होने लगा, कम होने लगा। तो फाइनली जो फॉलिंग लिम्ब है वो सिर्फ कैचमेंट करेक्टरिस्टिक पर ही डिपेंड करता है। टी एल क्या है? वो टाइम इंटरवल है बिटवीन दी सेंटर ऑफ मास ऑफ रेनफॉल टू दी सेंटर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोग्राफ, जिसको आप लैग टाइम कहते हैं। क्लियर है? टीबी क्या होता है? दिस इज द टाइम फॉर विच रेनफॉल कॉन्ट्रीब्यूट्स फ्लो एट द सेक्शन वेयर हाइड्रोग्राफ इज प्लॉटेड। ये वो टाइम है जिसमें रेनफॉल जो है फ्लो को कंट्रीब्यूट करती है किसी सेक्शन पे और जिस पे हाइड्रोग्राफ आप प्लॉट करते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ग्राफ चेंजेस इट्स स्लोप, जहाँ ग्राफ अपना स्लोप चेंज करता है। टीएल को आप बोलते हैं लैग टाइम और टीबी को आप कहते हैं बेस टाइम। क्लियर है? ये आपका बेस टाइम कहलाता है। नेक्स्ट आता है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो हाइड्रोग्राफ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज शेप ऑफ बेसिन। अगर बेसिन या कैचमेंट का शेप चेंज हो जाए तो उसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोग्राफ का शेप भी चेंज हो जाता है। दिस इन्फ्लुएंसेस द टाइम टेकन बाय वाटर पार्टिकल टू रीच द लोकेशन फ्रॉम फारदेस्ट पॉइंट एंड हैंस इट इन्फ्लुएंसेस द टाइम आफ्टर विच पीक डिस्चार्ज इज अटेन्ड। मतलब क्या है कि ये जो टाइम है दिस इन्फ्लुएंसेस, ये टाइम को इन्फ्लुएंस करता है कि ओवरऑल जो पॉइंट है या लोकेशन है वो फारदेस्ट पॉइंट से जिस लोकेशन पे पहुंचना है वहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है। आप सपोज़ हाइड्रोग्राफ जो है, अगर मैं ये कहूँ कि बेसिन कुछ इस टाइप का है, यहाँ पर आपने डिटेक्टर लगा दिया चेक करने के लिए, ये डिटेक्टर है, और यहाँ पे सपोज़ हाइड्रोग्राफ का शेप कुछ इस टाइप का है। क्लियर? तो ये जो शेप है तो आपको पता है कि ओवरऑल यहाँ पे सपोज़ ये फ्लो हो रहा है
तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ से वाटर फ्लो होगा और फारदेस्ट पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से भी फ्लो होके आपका आगे तक आएगा। तो आपको पता है ये जो एरिया है ये मैक्सिमम वाटर कवर करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है तो मैक्सिमम वाटर जब ये कवर करेगा तो फाइनली क्या होगा कि आपको पता है मैक्सिमम टाइम लगेगा, यानी कि पूरा का पूरा वाटर मिलने के लिए यहाँ पर जो है ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप इसका कर्व ड्रॉ करते हैं डिस्चार्ज वर्सेस टाइम पे, तो आपको पता है कि मैक्सिमम वाटर यहाँ तक पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए ओवरऑल इसका कर्व कुछ इस टाइप का होगा, यानी कि जो पीक डिस्चार्ज मिलेगा वो आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा। क्लियर है, यानी कि ओवरऑल पीक डिस्चार्ज आपको ज़्यादा टाइम के बाद मिलेगा। अब वही अगर सपोज कर्व बेसिन का शेप कुछ इस टाइप का है, बेसिन जो है वो इस टाइप का शेप है, तो क्या होगा कि मैक्सिमम वाटर ऑलरेडी यहीं पर है, तो यहाँ से पहुँचने में उसको टाइम कम लगेगा और इजीली मैक्सिमम वाटर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जब आप इसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इनिशियली जल्दी मिल गया, उसके बाद हाइड्रोग्राफ कुछ इस टाइप का बना, यानी कि आपको पीक फ्लड जो है वो जल्दी ऑब्टेन हो रहा है। तो जैसे जैसे कैचमेंट का शेप है उसके अकॉर्डिंग आपका हाइड्रोग्राफ का शेप जो है वो चेंज होता चला जा रहा है। क्लियर है। अब सपोज ऐसा केस आ गया, कुछ इस टाइप का केस है कि कैचमेंट कुछ इस टाइप का है, तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम वाटर जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एरिया ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भी मिलेगा। तो इनिशियली तो पहले इसकी वजह से, यानी कि फर्स्ट वाला जो कि कैचमेंट के पास है, इसकी वजह से मैक्सिमम वाटर यानी पीक फ्लड मिल जाएगा, फिर उसके बाद ये लास्ट वाले की वजह से मिलेगा। तो अगर आप हाइड्रोग्राफ का कर्व ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि इनिशियली तो फर्स्ट वाले की वजह से मिल गया, उसके बाद सेकंड पीक ऑब्जर्व हो गई बाद में, क्योंकि ये सेकंड जो एरिया था ये भी लार्ज था, यहाँ से वाटर जल्दी इधर यहाँ फारदेस्ट पॉइंट से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो फाइनली आपको 2 पीक जो है ऑब्टेन हो जाएंगी। क्लियर है। तो इस टाइप से डिपेंड करता है कि जैसे जैसे कैचमेंट का शेप होता है उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोग्राफ का शेप भी चेंज होता चला जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर पर भी डिपेंड करता है हाइड्रोग्राफ का शेप। इट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज विड्थ ऑफ द बेसिन टू द एक्सियल लेंथ ऑफ बेसिन। फॉर्म फैक्टर क्या होता है कि एवरेज विड्थ अपॉन एक्सियल लेंथ। क्लियर है। तो एक्सियल लेंथ अपॉन एवरेज विड्थ अपॉन एक्सियल लेंथ जो है इसका रेशियो कहलाता है। अब सपोज लेंथ को अगर आपने कांस्टेंट कर दिया और एरिया आपने बढ़ाया, एरिया बढ़ाने का मतलब है विड्थ अगर बढ़ेगी तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग पीक डिस्चार्ज भी आपको मिलता रहेगा, ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है। कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ द बेसिन टू द पैरामीटर ऑफ ए सर्किल हुज एरिया सेम एज दैट ऑफ बेसिन। मतलब क्या है कि कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट जो है ये रेशियो है पैरामीटर का अपॉन 2√a पाई, मतलब उस पैरामीटर बेसिन के पैरामीटर या कैचमेंट के पैरामीटर का टू द पैरामीटर ऑफ ए सर्किल। मतलब क्या है, सपोज ये कोई बेसिन है, इसका शेप कुछ इस टाइप का है और आपने एक सर्किल ले लिया। क्लियर है। तो आपने देखा कि आपने कहा है कि इन दोनों का एरिया आपने सेम रखा, ये एरिया सेम है, तो इसका पैरामीटर और सर्किल के पैरामीटर का जो रेशियो है वो कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट है। तो सर्किल का पैरामीटर क्या होगा, 2πr। क्लियर है। और सर्किल का एरिया कितना होता है, πr²। तो यहाँ से आप r निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, a/पाई √a/पाई। तो यहाँ पे जब पैरामीटर देखेंगे सर्किल का तो क्या आ जाएगा, 2πr की वैल्यू रख दीजिए a/पाई, क्योंकि a वैल्यू जो है वो यहाँ पे भी कैचमेंट के लिए भी सेम है, r को आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि r जो है वो एक वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√a/पाई। तो ये सर्किल का पैरामीटर आ गया और ये पैरामीटर किसका था, बेसिन का। क्लियर है। तो इसका रेशियो जो है वो कहलाता है कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। नेक्स्ट जो है हाइड्रोग्राफ डिपेंड करता है स्ट्रीम डेंसिटी पर। स्ट्रीम डेंसिटी क्या होता है कि ये नंबर ऑफ स्ट्रीम डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स टू द पर यूनिट कैचमेंट एरिया, यानी कि जितनी ज़्यादा स्ट्रीम्स होंगी उतनी ही जल्दी फारदेस्ट पॉइंट से लोकेशन पे आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, यानी एसटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको पीक डिस्चार्ज भी जल्दी ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ड्रेनेज डेंसिटी। ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रीम पर यूनिट एरिया ऑफ पर यूनिट कैचमेंट एरिया, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रीम अपॉन एरिया ऑफ कैचमेंट एरिया। क्लियर है।
तो ओवरऑल क्या कहलाता है कि अगर लेंथ ज़्यादा है, यानी प्रॉपर लेंथ प्रोवाइडेड है आपको फारदेस्ट पॉइंट से लोकेशन तक पहुंचने के लिए, तो ड्रेनेज डेंसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पीक डिस्चार्ज भी ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है साइज़ ऑफ बेसिन। बेसिन के साइज़ पर डिपेंड करता है कि पीक डिस्चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा आपको पीक डिस्चार्ज ऑब्टेन्ड होगा। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ बेसिन क्या है। इसको a⁴n में कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ एन एक्सपोनेंट है हुज वैल्यू इज़ जनरली लेस देन 1। इसकी वैल्यू जनरली लेस देन 1 होती है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म पर डिपेंड करता है कि स्टॉर्म की डायरेक्शन कैसी है, वर्टिकल है, ज़्यादा पीक डिस्चार्ज मिलेगा। इंटेंसिटी क्या है रेनफॉल की, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा आपको पीक डिस्चार्ज ऑब्टेन्ड होगा। ड्यूरेशन, अगर ज़्यादा ड्यूरेशन तक रेनफॉल हो रही है तो पीक डिस्चार्ज भी ज़्यादा मिलेगा। सॉइल मॉइस्चर कंडीशन कैसी है, अगर सॉइल परमेबल है तो मोस्टली वाटर अंदर चला जाएगा, अगर सॉइल ज़्यादा परमेबल नहीं है तो फाइनली आपको ओवरऑल पीक डिस्चार्ज में ज़्यादा मिलेगा। लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है, स्लोपी है या प्लेन है, प्लेन है तो आपको पीक डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर्स और हैं जिन पर पीक डिस्चार्ज या हाइड्रोग्राफ डिपेंड करता है। नेक्स्ट टर्म आता है रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है कि डिफाइंड एज द फ्लोइंग अवे ऑफ प्रेसिपिटेशन फ्रॉम अ कैचमेंट, the flow which takes place on the time over the land as overland flow and over the streams as over channel flow is called surface runoff। मतलब क्या है कि सपोज ये कोई शेप है, ये कोई ग्राउंड है इस टाइप का, यहाँ पे ये सपोज वाटर है। क्लियर है। तो क्या हुआ, जब रेनफॉल हुई सपोज ये जो है ये वाटर टेबल है, तो ये वाटर टेबल हो गई। जब प्रेसिपिटेशन हुआ तो फाइनली क्या हुआ, कुछ वाटर तो ये रन ऑफ में इसमें कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टली वाटर स्ट्रीम में चला गया, कुछ वाटर थोड़ा सा अंदर जाके जो है फिर इसमें स्ट्रीम में मिल गया। इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। क्लियर है। ये प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो का मतलब है कि जरा सा बस थोड़ा सा ग्राउंड में गया और फाइनली ओशन में मिल गया। कुछ वाटर डायरेक्टली ग्राउंड वाटर टेबल से मीट कर जाता है और ग्राउंड वाटर टेबल के थ्रू आपका ओशन में चला जाता है। तो ओवरऑल क्या होता है कि जो वाटर रन ऑफ मतलब है कि ये वो प्रेसिपिटेशन है या वो फ्लो है विच टेक्स प्लेस ऑन द टाइम ओवर द लैंड, जो लैंड के ऊपर जैसे ओवरलैंड फ्लो के रूप में फॉर्म मतलब बह रहा है। सेकेंड, एंड ओवर द स्ट्रीम्स एट ओपन चैनल फ्लो, डायरेक्टली स्ट्रीम्स के ऊपर ओपन चैनल फ्लो की फॉर्म में फ्लो हो रहा है, दैट इज़ नोन एज रन ऑफ। तो रन ऑफ को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। तो ये जो ऊपर लैंड पर फ्लो हो रहा है डायरेक्टली, इसको आप कहते हैं डायरेक्ट रन ऑफ। क्लियर है। ये डायरेक्ट रन ऑफ कहलाता है। और ये जो वाटर ग्राउंड वाटर टेबल से मीट कर जा रहा है तो इस टाइप का वाटर कहलाता है आपका बेस फ्लो। क्लियर है। तो ये दो टाइप से मिलकर बना है रन ऑफ। एक तो ये डायरेक्ट फ्लो हो गया, ये प्रॉम्प्ट इंटर फ्लो भी आप डायरेक्ट फ्लो में ले आते हैं, और फाइनली ये जो ग्राउंड वाटर से मीट करके ओशन में मिल रहा है तो इसको आप कहते हैं बेस फ्लो। तो ओवरऑल जो रन ऑफ है वो दो से मिलकर बना है, एक तो डायरेक्ट रन ऑफ से, क्लियर है, जो लैंड पर फ्लो हो रहा है, और सेकेंडली जो है आपका बेस फ्लो जो कि ओवरऑल ग्राउंड वाटर टेबल से मीट करने के बाद फ्लो हो रहा है। तो रन ऑफ दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने, डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो। नेक्स्ट देख लीजिए डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है कि पार्ट ऑफ रन ऑफ विच इमीडिएटली रीचेस द स्ट्रीम आफ्टर प्रेसिपिटेशन, जस्ट स्ट्रीम पे पहुंच गया यानी ऊपर ऊपर फ्लो होके। दिस इंक्लूड सरफेस रन ऑफ फ्रॉम इंटरफ्लो एंड एट प्रेसिपिटेशन ऑन द स्ट्रीम सरफेस। मतलब क्या है कि जो रन ऑफ है, इंटरफ्लो प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो भी इसमें आप कंसीडर कर लेते हैं, और जो प्रेसिपिटेशन डायरेक्टली स्ट्रीम सरफेस पे आ रहा है। क्लियर है। तो ये डायरेक्ट रन ऑफ कहलाता है। बेस फ्लो क्या होता है, डिलेड फ्लो है जो कि कुछ टाइम के बाद एंटर होता है, विच एंटर्स द स्ट्रीम इसेंशियली एज ग्राउंड वाटर फ्लो। एक ग्राउंड वाटर फ्लो में जब ग्राउंड वाटर टेबल में मीट कर जाता है तो ग्राउंड वाटर फ्लो की फॉर्म में जो है स्ट्रीम्स में एंटर करता है, इसको कहते हैं बेस फ्लो। तो डायरेक्ट रन ऑफ अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, टोटल रन ऑफ में से अगर आप बेस फ्लो माइनस कर दें तो आपको डायरेक्ट रन ऑफ मिल जाएगा। नोट देख लीजिए, वाटर ईयर इन इंडिया, वाटर ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 जून से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मई को। डिटर्मिनेशन ऑफ रन ऑफ, कुछ रन ऑफ फाइंड करने के मेथड्स हैं जैसे कि रेशनल फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला,
हाइड्रोग्राफ या यूनिट हाइड्रोग्राफ के थ्रू फॉर्म कर सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन कर्व्स के थ्रू फॉर्म कर सकते हैं, यूज़ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, यानी कि रन ऑफ कोफिशिएंट का यूज़ जो आपने पढ़ा था K इक्वल टू रेनफॉल, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल, ये जो फॉर्मूला होता है इसके कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, इसको रन ऑफ कोफिशिएंट कहते हैं, इसकी हेल्प से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप ये भी पढ़ चुके हैं, इनफिल्ट्रेशन कर्व भी पढ़ चुके हैं, इनकी हेल्प से हो जाता है। रेशनल या एम्पेरिकल फार्मूला कुछ होता है, हाइड्रोग्राफ एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ की हेल्प से भी आप रन ऑफ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, रेनफॉल रन ऑफ को रिलेशन, ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें एक को रिलेशन इक्वेशन इस्टेब्लिश करते हैं रेनफॉल और रन ऑफ के बीच में। अब सपोज़ ये P प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल है और इधर R आपने रन ऑफ को दिखा दिया, तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ थी, क्लियर है, ये वैल्यू मिल गई, P और R का ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इनको ज्वाइन करने पे एक आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर दिया, जिसके थ्रू अगर आपको कोई भी अब प्रेसिपिटेशन पता हो तो आप इजीली किसी लाइन पर भी रन ऑफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस पर जो रिलेशन बनता है वो आता है R इक्वल टू A इंटू पी प्लस बी। तो ये जो है रेनफॉल रन ऑफ को रिलेशन आ जाता है, जिसको आप जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ से समेशन सपोज ले लीजिए दोनों साइड, जब आप समेशन R लेंगे दोनों साइड लेंगे A समेशन P प्लस B, क्लियर है। तो ये n टाइम्स जब सपोज ऐड कर रहे हैं तो ओवरऑल यहाँ पे B की वैल्यू आ जाती है कि समेशन R माइनस A समेशन P अपॉन n। तो ये वैल्यू जो है आपकी B की निकलती है। फिर आप क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में P से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P इंटू R प्लस इक्वल टू A इंटू पी स्क्वायर प्लस B इंटू पी। फिर आप दोनों साइड जब समेशन लेंगे तो B समेशन ऑफ पी आर इक्वल टू A समेशन ऑफ पी स्क्वायर प्लस B ऑफ समेशन ऑफ P। तो ओवरऑल जब इसमें B की वैल्यू रखेंगे तो A का जो फॉर्मूला ड्राइव होके आता है वो आपका आता है n समेशन पी आर माइनस समेशन P समेशन R अपॉन n समेशन P स्क्वायर माइनस समेशन P होल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये जो है A की वैल्यू आ जाती है, ये ओवरऑल दोनों कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है आपको फाइंड करनी होती है। तो अगर P और R की वैल्यू दी है तो आप समेशन R का समेशन कर लीजिए, समेशन P का कर लीजिए, फिर P और R को मल्टीप्लाई करके उनका समेशन कर लो, फिर समेशन P समेशन R की मल्टीप्लाई कर दीजिए, P का स्क्वायर करके समेशन करना है और समेशन P का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से जब आप ये वैल्यूज़ फार्मूला रखेंगे तो फाइनली A और B की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप A और B की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको R और P में एक को रिलेशन इक्वेशन मिल जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। आपको डायरेक्ट रन ऑफ की कैलकुलेशन करनी है। डायरेक्ट रन ऑफ होता क्या है कि आपको जब डायरेक्ट रन ऑफ है मतलब ओवरऑल फ्लड हाइड्रोग्राफ जो कि टोटल रन ऑफ कहलाता है, अगर उसमें से आप बेस फ्लो माइनस करते हैं तो सिर्फ आपको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा। तो स्टेप 1 क्या होता है कि फ्रॉम द गिवन फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑब्टेन DRH बाय सब्सट्रैक्टिंग दी बेस फ्लो, क्लियर है। जब आप बेस फ्लो को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाता है। देख लीजिए, सपोज ये जो है आपका हाइड्रोग्राफ है, ये टाइम बेस हो गया, इधर आपने डिस्चार्ज शो किया है, ये आपका कुछ इस टाइप का हाइड्रोग्राफ है और ये आपका फाइनली क्या है, बेस फ्लो। ये आपका बेस फ्लो है और ये आपका ऊपर डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ है। तो जब आप इसमें से, ये ओवरऑल फ्लड हाइड्रोग्राफ कहलाता है, इसमें से जब आप बेस फ्लो माइनस कर देते हैं तो आपको फाइनली क्या मिल जाता है, सिर्फ इतना पोर्शन जो ये कहलाता है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, क्लियर है। ये DRH कहलाता है क्योंकि इसमें से आपने क्या किया, बेस फ्लो को माइनस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेट द ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बी 0, O1, O2, O3, देन डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ विल बी इक्वल टू। अब सपोज ऐसा है कि ये जो है आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, डायरेक्ट है मतलब बेस फ्लो नहीं होगा, तो ओवरऑल ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आपको मिल गया। तो यहाँ पे सपोज इनके ऑर्डिनेट्स जो हैं, ये O1 है, ये O2 ऑर्डिनेट है, ये O3 है, क्योंकि ये सब डिस्चार्ज है इधर, यानी डिस्चार्ज के टर्म में इधर टाइम है, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में होंगे। O3 हो गया, इस टाइप से O4 हो गया। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स अगर आपको दे रखे हैं तो आपको जो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ होती है वो आपको फाइंड करनी है। तो डेप्थ इक्वल टू होता है समेशन O
इंटू टी डिवाइडेड बाई ए। ओ की वैल्यू किस में, मीटर क्यूब पर सेकेंड में, और सेकेंड से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ मीटर क्यूब बचा, एरिया से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ मीटर यानी डेप्थ बचेगी। तो ओवरऑल क्या होता है कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं, यानी समेशन ओ मीटर क्यूब पर सेकेंड में है इंटू टाइम आर में है, जब आर्स में इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई एरिया हेक्टेयर में है तो आप इसको 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी एरिया जो किलोमीटर स्क्वायर में है 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर में बनाने के लिए। तो ओवरऑल डेप्थ आपकी मीटर में आएगी, बट अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेप्थ किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ओवरऑल एक फॉर्मूला मिल जाता है 0.36 समेशन ओ इंटू टी डिवाइडेड बाई ए। ये फॉर्मूले का यूज़ जो है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। यहाँ पे एन किस में अब आएगी, सेंटीमीटर में, एरिया डायरेक्ट किलोमीटर स्क्वायर में होगा, टाइम जो है वो आपका आर में होगा, और ये आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में होगा। तो जब आप सारी वैल्यूज़ इसी यूनिट में डालेंगे तो ओवरऑल डेप्थ जो मिलेगी आपको वो सेंटीमीटर में ऑब्टेन हो जाएगी। तो इस टाइप से जो है आप डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ को फाइंड कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल है, देख लीजिए इसमें कि आपको पता है फाइंड द डायरेक्ट रन ऑफ इन सेंटीमीटर फॉर अ गिवन स्टॉर्म इन अ 30 किलोमीटर स्क्वायर कैचमेंट एरिया। तो ये डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ फाइंड करनी है। तो आपको पता है टाइम गिवन है 8 AM, 11 AM, 2 PM, 5 PM, 8 PM, 11 PM। ऑर्डिनेट दिए हैं हाइड्रोग्राफ के 14, 25, 51, 65, 54, 28, 14, और बेस फ्लो भी दे रखा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये फ्लड हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपको डायरेक्ट रन ऑफ के हाइड्रोग्राफ चाहिए। तो ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में क्या होगा कि टोटल जो फ्लड हाइड्रोग्राफ है उसमें से अगर बेस फ्लो माइनस कर दें तो आपको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा, उनके ऑर्डिनेट्स। तो 14 - 14 0, 25 - 12 13, 51 - 11 40, 65 - 10 55, 54 - 11 43, 28 - 13 15, 14 - 14 0। तो ये आपको जो है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स मिल गए। अब आपको डेप्थ निकालनी है, तो आपका डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.36 समेशन ओ इंटू टी डिवाइडेड बाई ए। क्लियर है। तो ओवरऑल जहाँ टी किस में होता है, आर्स में, 0.36 समेशन ओ, यानी कि इन सब का आप जब सम कर देंगे तो आपको ओवरऑल वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 166 इंटू टाइम कितना है, 8 से 11, 5 से 8, 3 आवर्स का ड्यूरेशन है, यानी कितने आवर्स के ड्यूरेशन के बीच में ऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं वो ड्यूरेशन डाल देते हैं, 3 आवर्स डिवाइडेड बाई टोटल एरिया कितना है, 30 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको जो रन ऑफ ओवरऑल डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ मिल जाती है 5.976 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ पूछ लेते हैं, फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं।